इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। हरियाणा जीके और करंट अफेयर के पार्ट सेकंड के साथ हम आपके पास अवेलेबल हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 17 क्वेश्चन कवर किए थे, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है 18, वो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है। तो इन्होंने हरियाणा में दो प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है। एक होती है बच्चों आर्द्र उपोष्ण जलवायु, एक होती है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार की जलवायु होती है बच्चों, उसको स्टेपी जलवायु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टेपी जलवायु कहते हैं। इन दो प्रकार की जलवायु के बारे में इन्होंने बताया है। आर्द्र उपोष्ण और स्टेपी नाम की जलवायु के बारे में बताया है इन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये हंस मुक्तावाली नामक रचना किसकी है। तो हंस मुक्तावाली नामक जो रचना है वो उदय भानु हंस की है। उदय भानु हंस वही व्यक्ति है जिनको हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कहते हैं। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन है बच्चों? उदय भानु हंस है। और उदय भानु हंस का ही दूसरा नाम होता है रुबई सम्राट। रुबई सम्राट भी उदय भानु हंस को कहते हैं। इनकी मुख्य रचनाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा गौरव गाथा, देशा में देश हरियाणा, संत सिपाही और भेड़ियन के धग और एक हंस मुक्तावली, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी बच्चों? उदय भानु हंस की। फिर से बता देता हूँ, हरियाणा गौरव गाथा, देशा में देश हरियाणा, संत सिपाही, भेड़ियन के धग, इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते रहे बच्चों। हरियाणा में मुख्यतः वर्षा होती है, तो हरियाणा में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बारिश होती है। ये हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर भी जो बारिश होती है गर्मियों के टाइम पे, उसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बारिश कहते हैं। भारत के अंदर सबसे पहले मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है, जो 1 से 5 जून के बीच में पहुंचता है। हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर जो मानसून है वो लगभग जुलाई से सितंबर के मध्य यहाँ पर बारिश होती है, उस मानसून के कारण, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा के अंदर सर्दियों के टाइम पे भी बारिश होती है। या मैं हरियाणा नहीं, उत्तर भारत की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह, दिल्ली वगैरह, उत्तर भारत के अंदर जो बारिश होती है सर्दियों के टाइम पे, बोले तो जनवरी फरवरी के टाइम पे जो बारिश होती है, वो बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है उसके कारण होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ये पश्चिमी विक्षोभ से जो सर्दियों के टाइम पे हरियाणा के अंदर बारिश होती है, उस बारिश को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको मावट कहते हैं। और यही बारिश जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ़बारी का रूप ले लेती है, और उस समय सड़कों के ऊपर भी बर्फ़ जम जाती है। और यही बर्फ़ जब गर्मी आती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पिघल जाती है, और जो हमारी नदियां हैं उनमें पानी चलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम बच्चों। एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है हरियाणा के अंदर, उनको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। हरियाणा के अंदर जो सबसे गर्म महीना होता है वो मई जून का माना जाता है। हरियाणा में जो औसतन बारिश होती है वो 30 से लेके 110 सेंटीमीटर तक होती है। 110 सेंटीमीटर हम मैक्सिमम बारिश कहते हैं कि हरियाणा के अंदर 110 सेंटीमीटर बारिश मैक्सिमम होती है, जो उत्तर पूर्वी भाग में होती है। बोले तो यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, इस साइड में ये उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है 110 सेंटीमीटर। यहीं पे यमुनानगर के अंदर एक जो जगह है जिसको कहते हैं हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरियाणा का चेरापूंजी हम किसको कहते हैं। बता ही देता हूँ, हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहते हैं यमुनानगर के अंदर। लेकिन उत्तर पूर्वी में सबसे ओवरऑल हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश पूछ ली जाए तो वो होती है आपके अम्बाड़ा के अंदर, दूसरे नंबर पर पंचकुला के अंदर। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वृक्ष होते हैं, वन होते हैं, लेकिन ये क्षेत्रफल के अनुसार होते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से वन पूछ लिया जाए तो पंचकुला में होते हैं। और हरियाणा के अंदर वार्षिक औसत वर्षा अगर पूछ ली जाए तो 45 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट होती है।
उसके बाद जो न्यूनतम बारिश होती है हरियाणा के अंदर वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है, जो अरावली क्षेत्र का भाग है इसमें सबसे कम बारिश होती है और ये 25 से 28 सेंटीमीटर के इतना अप्रोक्सीमेट 25 से 28 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो ये है, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का जो मैदान है वो क्या कहलाता है? तो घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है बच्चों? नेली। एक बार हम थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आप लोगों को, एक मैप दिखाता हूँ मैं और इसमें आप लोगों को दिखाता हूँ मैं सिस्टम क्या है। ये है आपके पास घग्गर नदी, ये है बच्चों घग्गर नदी। ये घग्गर नदी ये पंचकुला के अंदर एंट्री करती है, हरियाणा के पंचकुला के अंदर घग्गर नदी एंट्री करती है सबसे पहले, और पंचकुला होती हुई अम्बाड़ा से होती हुई कुरुक्षेत्र में भी जाती है और कैथल में भी जाती है, लेकिन बच्चों जींद के अंदर ये नहीं जाती, जींद के अंदर नहीं जाती, फतेहाबाद के जाती है, सिरसा से जाती है और फिर राजस्थान के अंदर चली जाती है। तो इस घग्गर के द्वारा निर्मित बाढ़ का जो मैदान है उसे नेली कहते हैं। सिरसा के बाद ये राजस्थान के अंदर लुप्त हो जाती है घग्गर। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम अब आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है बच्चों वो ये है कि राजा भोज एवं नल दमयंती, राजा भोज एवं नल दमयंती नामक सांग किसके हैं? ये सांग है बच्चों राजा भोज और नल दमयंती, ये सांग दीपचंद बैमन के है। और दीपचंद बैमन वही व्यक्ति है जिनका जन्म सोनीपत में हुआ था। और इनको हरियाणा के सांगी में सर्वाधिक प्रख्यात नाम अगर आपको सुनने में मिलेगा तो वो कौन है? दीपचंद बैमन। हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी भी कौन है बच्चों? दीपचंद बैमन। हरियाणा का कालिदास भी कौन है बच्चों? दीपचंद बैमन। और इनके गुरु का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, इनके गुरु थे छज्जूराम। कौन थे बच्चों इनके गुरु? छज्जूराम इनके गुरु थे। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाता है, इन्होंने हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी कहलाता, लेकिन सांग की शुरुआत किसने की थी? वो किशन लाल भट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नित्यवाही नदी कौन सी है? तो नित्यवाही नदी बच्चों आपके पास कौन सी है? यमुना नदी नित्यवाही नदी है। जो नित्यवाही का मतलब जिसके अंदर हमेशा पानी बहता रहता है या 12 मास जिसके अंदर पानी रहता है उसको नित्यवाही नदी कहते हैं, और ये यमुना है। और ये है आपके पास यमुना, जो यूपी और हरियाणा के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करती है। और ये जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। और उत्तराखंड में बंदरपूछ श्रेणी में भी हम इसको कह सकते हैं। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछ ली जाए तो वो यमुना है। ये नदी ताजेवाल यमुनानगर में कलेसर के समीप हरियाणा सीमा में प्रवेश करती है। तो कलेसर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी पूछ लिया जाए या कलेसर वन भी पूछ लिया जाए तो यमुनानगर के अंदर है कालेसर, ठीक है। और यहीं के अंदर यहीं अथनी कुंड बैराज भी है यमुनानगर के अंदर बच्चों, ठीक है। उसके बाद यमुनानगर से होती हुई फिर आपके पास करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर फतेहाबाद, ये फरीदाबाद है, फरीदाबाद के बाद पलवल, और पलवल के हसनपुर से होती हुई ये यूपी के अंदर चली जाती है, ठीक है बच्चों। ये एक 12 मासी नदी है, कौन सी बच्चों? यमुना नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है? ये भी हो गया आपके पास। अगला क्वेश्चन जो है, हरियाणा में कितने भाग पर अरावली पर्वत श्रेणियां हैं? तो हरियाणा के 3.09% भाग पर अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। जो नीचे का पोर्शन है हरियाणा का, जैसे गुड़गांवा के अंदर, मेवात के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है। और अरावली की सबसे ऊंचा शिखर ओवरऑल इंडिया के अंदर राजस्थान में पड़ता है, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। और अरावली सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला पूछ ली जाए तो हिमालय पर्वत है, और हिमालय में भी सबसे नवीन पूछ ली जाए तो शिवालिक है। और हरियाणा के अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है बच्चों? हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील,
कौन सी झील है बच्चों? दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि दमदमा झील है कहाँ पर, तो इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि दमदमा झील कहाँ पर है। दमदमा झील जो है वो आपकी अप्रोक्सीमेट सोना गुरुग्राम, क्योंकि सोना जो है वो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पे दमदमा झील है। सुल्तानपुर झील भी फरुखनगर के अंदर गुरुग्राम के अंदर है। एक बसई झील है गुरुग्राम के अंदर, एक घाटा झील है गुरुग्राम के अंदर। बसई और जो घाटा झील है ये भी गुरुग्राम के अंदर है। खलीलपुर झील जो है वो नूह के अंदर है, मेवात के अंदर। कोटला झील नूह मेवात के अंदर। एक उजीना झील या संगेल झील ये भी नूह मेवात के अंदर। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग साइड टू साइड सुनते रहें और देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना से सिंचाई कहाँ होती है? तो नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना से सिंचाई कहाँ पर होती है बच्चों? अम्बाड़ा में होती है। कहाँ पर होती है बच्चों? अम्बाड़ा के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? टोहाना। टोहाना को नहरों का शहर कहते हैं, एक प्रकार से नहरों का नगर कहते हैं टोहाना को। भाखड़ा नहर जो है वो सतलुज नदी पर एक बांध बनाकर निकाली गई है, जिस बांध का नाम है नांगल बांध। तो नांगल बांध जो है वो कहाँ पर है बच्चों? वो नांगल बांध जो है वो सतलज नदी के ऊपर है। इस बांध से भाखड़ा नहर निकाली गई है और भाखड़ा नहर की लंबाई लगभग 164 किलोमीटर है। और इसके दो लिंक है बच्चों भाखड़ा नहर के, एक है नरवाणा शाखा लिंक और एक है बरवाड़ा शाखा लिंक। और आपको मैं बता देता हूँ, इस नहर को बनवाने का श्रेय सर छोटू राम को जाता है। किसको जाता है बच्चों? सर छोटू राम को जाता है इसको बनाने का श्रेय। और इसके द्वारा सिंचाई कहाँ कहाँ पर होती है? तो इसके द्वारा हिसार और सिरसा के अंदर सिंचाई होती है। हिसार, सिरसा और खुद फतेहाबाद में ये एंट्री करती है, इसलिए फतेहाबाद भी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर नहर से सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? जवाहर नहर जिसका दूसरा नाम भिवानी नहर भी है, ये भाखड़ा नहर से ही एक छोटी नहर निकाली गई है जिसका नाम है जवाहर नहर या भिवानी नहर कह सकते हैं हम। और ये सोनीपत के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर और भिवानी के अंदर क्या करती है बच्चों? सिंचाई करने का काम करती है। उसके बाद किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो लोहारू सिंचाई योजना जो है उसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। ये तीन जो मतलब भिवानी के अंदर जो सिंचाई करती है ना, वो तीन नहर है मुख्य इम्पोर्टेंट। एक तो जुई सिंचाई योजना है, एक लोहारू सिंचाई योजना है, और जो तीसरी है वो है सिवानी उत्थापक सिंचाई योजना। और जो सिवानी उत्थापक सिंचाई योजना है इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं सिवानी उत्थापक सिंचाई योजना को। ठीक है बच्चों। और जो आपके पास जुई नहर है, जुई सिंचाई योजना है, इसे बंसीलाल के नाम से जाना जाता, बंसीलाल नहर के नाम से जाना जाता है। और जुई सिंचाई योजना में कार्य कब से प्रारंभ हुआ था बच्चों? तो ये 1969 से कार्य प्रारंभ हुआ था। और 1969 के अंदर क्या हुआ था बच्चों? 1969 के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कि चंडीगढ़ के अंदर HBSC बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन कब किया गया? 1969 के अंदर। और इसको 1981 के अंदर कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? भिवानी के अंदर स्थानांतरित कर दिया। एक क्वेश्चन का और ध्यान रखना, जुई सिंचाई योजना की लंबाई 170 किलोमीटर है। लोहारू सिंचाई योजना की जो लंबाई है वो 220 किलोमीटर है। तो लोहारू सिंचाई योजना की जो लंबाई है वो 225 किलोमीटर है। और जो आपके पास तीसरी जो मैंने अभी आपको बताई है जिसका नाम है सिवानी उत्थापक सिंचाई योजना, इसकी लंबाई भी बच्चों 225 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों हम, अरुणा नाम किस नदी का है? अरुणा नाम किस नदी का है? तो अरुणा बच्चों मारकंडा नदी का नाम क्या है बच्चों? अरुणा नाम है मारकंडा नदी का। और मारकंडा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में बहती है? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से बहती है। कौन सी नदी? मारकंडा। और मारकंडा की सहायक नदी टांगरी है। टांग पर मोर नाचता है, इसलिए टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और मारकंडा और टांगरी ये दोनों सरस्वती की सहायक नदियाँ हैं।
साहिबी नदी का ऋग्वेदिक नाम जो है वो क्या है? तो साहिबी नदी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो साहिबी नदी का ऋग्वेदिक नाम दृष्टदती है। साहिबी नदी के बारे में बात करें तो हरियाणा में मेवात की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। माना जाता है, वैसे तो ये जयपुर से आती है, देखो यहाँ पे आप लोग देखना, जयपुर से आती है, नीचे से आती है जयपुर से, लेकिन इसको हरियाणा के अंदर पूछा जाए तो नूह के अंदर जो है आपके पास है मेवात, इसके अंदर ये इंदौरी की पहाड़ियाँ हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहीं पे, इसी को मेवात की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है साहिबी नदी, और मेवात की पहाड़ियों से निकलकर और हरियाणा में प्रवेश करने के पश्चात यह गुरुग्राम, इसके बाद इस गुरुग्राम के अंदर जाती है, और गुरुग्राम से झज्जर, गुरुग्राम से झज्जर, और झज्जर से होते हुए दिल्ली के नजफगढ़ के अंदर, नजफगढ़ झील के अंदर ये समा जाती है। कौन सी नहर बच्चों? साहिबी नदी, साहिबी नदी। ठीक है, तो साहिबी नदी कहाँ से एंट्री करती है? सबसे पहले नूह, मेवात से, ठीक है, और फिर रेवाड़ी में भी थोड़ा सा जाती है, और फिर गुरुग्राम, फिर झज्जर, और फिर दिल्ली के नजफगढ़ झील में मिल जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, तो सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री से प्रवेश करती है। आदि बद्री जो है वो कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है आदि बद्री। ठीक है बच्चों, सरस्वती नदी आदि बद्री से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है। यह हरियाणा में अम्बाड़ा, देखो एक बार मैं आपको यहीं पे दिखाई देता हूँ, हरियाणा के अंदर ये अम्बाड़ा, ये रहा आपके पास अम्बाड़ा, अम्बाड़ा, उसके बाद कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, और फिर साइड में चली जाती है सरस्वती नदी, सिरसा होते हुए चली जाती है। ठीक है, और मारकंडा और टांगरी, मैंने इसकी सहायक नदियाँ आप लोगों को बताई दी थी। और हरियाणा के आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है, बोले तो ये यमुनानगर से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि आदि बद्री नामक जगह कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। और आदि बद्री नारायण मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे बताया जाता है? सरस्वती नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, महाभारत में वर्णित नरकारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? वो भी आप लोगों के सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों हम। तो ये क्वेश्चन 32 हो चुके हैं आपके 33। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर जसवीर सिंह की पुस्तक का नाम था एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, और इसमें हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों की बात करूँ मैं तो तरंगित बालू मैदान, शिवालिक मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, मरुस्थलीय मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश, और अनकाई दलदल। काउंटिंग कर लेना फिर से, एक बार फिर बता देता हूँ। तरंगित बालू मैदान, शिवालिक मैदान, तरंगित बालू मैदान, शिवालिक मैदान, देखो इसी के ऊपर बता देते हैं अपन। ये ऊपर वाला तो जो हो गया ये आपके पास कौन सा हो गया? शिवालिक मैदान। बोले तो अम्बाला, यमुनानगर और जो पंचकुला, ये शिवालिक मैदान है। इसके नीचे ही एक गिरिपाद मैदान हो गया जो 25 किलोमीटर लंबी चाप के आकार में फैला हुआ है, गिरिपाद मैदान। ठीक है, और इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दलदली मैदान, एक ये दलदली मैदान हो गया। ठीक है, मतलब तरंगित बालू मैदान, शिवालिक मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, मरुस्थलीय मैदान, अरावली का पथरीला मैदान, और अनकाई दलदल। शीर्षा की साइड में कौन सा दलदल हो गया? अनकाई दलदल। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे आप लोगों को देख लो, इस पे भी लिख रखे हैं। शिवालिक हो गया, गिरिपाद हो गया, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान, रेगिस्तानी बाग, अरावली और तरंगित बालू मैदान। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और है, इसके अंदर वो दिखाया नहीं दिया गया होगा, काउंटिंग कर लेना आप लोग। उसके बाद भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया? तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाणा। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाणा, ये 3 भागों में बांटा गया है। और कहा जाता है कि बटियाणा पर प्राचीन काल में किसका बहुल्य था? राजपूतों का बहुल्य था। अपने पराये जानी अनजानी राहें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया गया बच्चों। अपने पराये जानी अनजानी राहें, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं बच्चों किसकी है? ये आपके पास है डॉक्टर शशि भूषण सिंगल की रचनाएं ये सारी की सारी आपके पास। ठीक है, अपने पराये जानी अनजानी राय, याद करने का तरीका हो सकता है, शशि परमार जो है ना,
शशि परमार, इनको इनके घर वालों ने क्या कर दिया था, अनजानी राहों में पराया कर दिया था। अनजानी राहों में क्या कर दिया था, इनको पराया। घर वालों ने नहीं, इसके पार्टी के लोगों ने कर दिया था, अनजानी राहों में पराया कर दिया था। तो अपने पराये और जानी अनजानी राहें किसकी रचना बच्चों, डॉक्टर शशि भूषण सिंघल की। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो किस नंबर के राष्ट्रपति है, तो वो बच्चों 14 नंबर के राष्ट्रपति, 14 नंबर के राष्ट्रपति कौन है आपके पास, रामनाथ कोविंद। कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति 14वां नंबर का है, हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री 15वें नंबर का है। सॉरी, हरियाणा बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ। भारत के अंदर राष्ट्रपति 14वें नंबर का, भारत के अंदर प्रधानमंत्री 15वें नंबर का। लोकसभा इस टाइम 17वें नंबर की चल रही है और उपराष्ट्रपति जो है वो भारत के अंदर 13वें नंबर का है। राज्यपाल भारत में 18वें नंबर, हरियाणा के अंदर राज्यपाल 18वें नंबर का है और विधानसभा हरियाणा के अंदर 14वीं है। फिर से देख लो, राष्ट्रपति 14वें नंबर का, पीएम 15वें नंबर का, लोकसभा 17वें नंबर की, उपराष्ट्रपति 13वें नंबर का, राज्यपाल 18वें नंबर का और विधानसभा हरियाणा के अंदर कौन सी चली हुई है, 14वीं विधानसभा। तो बच्चों आज के ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर एक दोबारा फिर मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।